हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फास्टेस्ट वे में आप कैसे एक फ्रंट एंड इंजीनियर बन सकते हो। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी रोड मैप वाली, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप ये सारी चीज़ें सीख लो तो आप एक फ्रंट एंड इंजीनियर बन जाओगे, या फिर आप ये सारी चीज़ें सीख लो तो आप एक फुल स्टैक इंजीनियर बन जाओगे। ठीक है, मैंने वीडियोज़ को देखी एंड मुझे समझ में आया कि आपको बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें बताई जाती हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। जैसे कि आपको बताया जाता है कि CSS से रिलेटेड फ्रेमवर्क सीख लो, लाइक बूटस्ट्रैप सीख लो, या फिर टेलविंड CSS सीख लो, या फिर कोई एनिमेशन से रिलेटेड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी सीख लो, या फिर CSS से रिलेटेड कोई स्टाइलिंग लाइब्रेरी को सीख लो। इट्स टोटल वेस्ट ऑफ योर टाइम। मैं आपको आपका टाइम सेव करना चाहता हूँ कि आप इन उन चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करके प्रोडक्टिविटी में ध्यान दो, जिससे आप एक अच्छे फ्रंट एंड इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है, मैं आपको 10 डिफरेंट थिंग्स बताने वाला हूँ, आइटम्स बताने वाला हूँ, जो आप अपने लिस्ट में ऐड कर लो एंड देन यू विल बी ए परफेक्ट फ्रंट एंड इंजीनियर। आपको इससे इंटरव्यू क्रैक करना भी बहुत आसान हो जाएगा, साथ ही साथ आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी बहुत आसान हो जाएगा, उसके साथ साथ आपका सेल्फ डेवलपमेंट भी बहुत फास्ट होने लगेगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ हु एम आई। Myself, Mohammad Rizwan Khan, currently working as a senior software engineer at Make My Trip। मैं अपने YouTube चैनल पर कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना सकता हूँ। नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो वो 10 डिफरेंट थिंग्स जो मैंने लिस्ट आउट किए जो आपको फॉलो करना चाहिए एंड इसी तरह से आप एक अच्छे फ्रंट एंड इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है, नंबर वन, हाउ इंटरनेट वर्क्स। मतलब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए प्रॉपरली क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल वर्क कैसे करता है। मतलब कि ब्राउजर से रिक्वेस्ट कैसे सर्वर को जाती है, वापस रिस्पॉन्स आती है एंड देन पेज आपका लोड होता है। यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंटेशन तो कुछ भी नहीं करना होता, लेकिन थियोरेटिकली आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू में अक्सर ये चीज़ें पूछी जाती है फ्रंट एंड इंजीनियर को। तो यहाँ पर बेसिकली आपको पता होना चाहिए ब्राउजर से रिक्वेस्ट फायर होने से लेकर रिस्पॉन्स वापस आने तक एंड पेज लोड होने पर जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, इन सब की आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, नंबर टू, यहाँ पर आपको कोर वेब टेक्नोलॉजी को मास्टर करना पड़ेगा। मतलब आपको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% आनी चाहिए, मैंने पहले भी कहा है कि आपको 100% जानने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको इतना आना चाहिए कि आप किसी भी यूज़र के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक कार्ड बनाओ, उस कार्ड में एक फॉर्म होना चाहिए, वहाँ पर आपको यूज़र से इनपुट लेनी है एंड देन उस इनपुट को वैलिडेट करना है एंड देन उस डेटा को एक API पे सबमिट करना है एंड देन उस API के रिस्पॉन्स पे जो स्टेटस मिलेगा उसके सक्सेस और फेलियर पर UI को अपडेट करना। अगर आप इतना कर लेते हो देन आई थिंक यू गुड टू गो अहेड, आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। तो यहाँ पर इतना HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपको आनी। थर्ड, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पैकेज मैनेजर टूल के बारे में। जब हम फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं ना, तो हमें लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ सकती है एंड उन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए पैकेज मैनेजर टूल होता है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है NPM नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, उसके हेल्प से हम पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोई सीखने वाली चीज़ नहीं, इट्स जस्ट वन लाइन कमांड NPM इंस्टॉल एंड आपका पैकेज का नाम। एंड इसी का दूसरा ऑप्शन है नोड पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए, वो है यार्न। तो यार्न की हेल्प से भी हम अपने पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको package.json फाइल समझ में आना चाहिए, यहाँ पर आपको डिपेंडेंसीज समझ में आनी चाहिए, यहाँ पर आपको डेव डिपेंडेंसीज समझ में आनी चाहिए, यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट समझ में आना चाहिए एंड इसके अलावा आपको package-lock.json फाइल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही है। फोर्थ, आपको गिट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। मतलब गिट क्या है? गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो आपके सॉफ्टवेयर के वर्जन को कंट्रोल करता है। बेसिकली मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि सपोज आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आप उस प्रोजेक्ट पे अकेले नहीं काम कर रहे होगे, और भी बहुत सारे लोग उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे। तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी वजह से किसी और के चेंजेस खराब हो जाए या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो आप चाहोगे कि आप उस प्रोजेक्ट का एक ब्रांच क्रिएट करो एंड देन उस ब्रांच में आप अपने चेंजेस ऐड करो एंड देन उस ब्रांच को आप रिमोट रिपोजिटरी पे पुश कर दो। पुश करने के बाद कोई और इंसान उस चेंजेस को वेरीफाई करेगा एंड देन उस चेंजेस को मर्ज करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम गिट का पार्ट बोलते हैं। तो इसलिए गिट की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि तो क्या हमें गिट हब भी सीखना है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो गिट हब एक प्लेटफॉर्म है, उसी तरह बिट बकेट भी एक प्लेटफॉर्म है एंड गेट भी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, यहाँ इन सारे प्लेटफॉर्म में गिट ही यूज होता है। तो ओनली सिर्फ आपको गिट सीखने की जरूरत है, बाकी सारे तो प्लेटफॉर्म है, गिट ही यूज होता है उसमें। ठीक है, फिफ्थ, बिल्ड टूल्स। जब हम अपने फ्रंट एंड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो कभी ना कभी हम अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करके डिप्लॉय करना पड़ेगा, राइट। तो अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, एक हार्ड वन एंड एक ईजी वन। हार्ड है आपका वेब पैक, ईजी आपका पार्सल। तो पार्सल ईजी है बिकॉज यहाँ पर इनिशियली कोई कन्फिग्रेशन रिक्वायर्ड नहीं, आप सिंपली इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। वेब पैक इज़ हार्ड वन, यहाँ पर मैनुअली आपको सारी चीज़ें कन्फिगर करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपकी लर्निंग भी ज़्यादा होती है, यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कैसे आपका जावास्क्रिप्ट का बंडल बनता है, कैसे कोड स्प्लिटिंग होती है, कैसे बैबल हम यूज़ करते हैं कोड को ट्रांसफाइल करने के लिए, कितनी ब्राउजर्स पे हमें अपना प्रोजेक्ट सपोर्ट कराना है, CSS वेरिफिकेशन कैसे होती है, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से हो जाती है अगर आप वेब पैक यूज़ करते हो। ठीक है। 6, टेस्टिंग टूल्स।
अब ये टेस्टिंग टूल्स सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली जो फ्रेशर है उनके लिए तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन जो 1 या 2 ईयर्स एक्सपीरियंस पर्सन है उनके लिए भी टेस्टिंग टूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर सीनियर पर्सन टेस्टिंग टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें इंटीग्रेशन टेस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें यूनिट टेस्टिंग की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन टेस्टिंग उनके पास ऑप्शन होता है साइप्रस का, सेलेनियम का, पपीटियर्स का। फॉर यूनिट टेस्टिंग उनके पास ऑप्शन है जस्ट का, मोका का, ठीक है। तो ये सारी टूल्स वो सीनियर पर्सन लर्न कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फ्रेशर्स और 1 या 2 ईयर एक्सपीरियंस को इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, उतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं, उनके प्रोजेक्ट में ये टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स या टूल्स इन्वॉल्व हैं, तो वो डेवलपमेंट के टाइम भी इन टूल्स को आसानी से बहुत ही कम टाइम में ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ही सीख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 7th, API टूल, जिसमें आपको पोस्टमैन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिकली आपको पता होना चाहिए पोस्टमैन में हम रिक्वेस्ट को कैसे हिट करते हैं, पेलोड कैसे क्रिएट करते हैं, पेलोड को अपडेट कैसे करते हैं, क्वेरी पैराम्स कैसे ऐड करते हैं, फॉर्म डेटा कैसे सेंड करते हैं, जेसन डेटा कैसे सेंड करते हैं, रॉ डेटा कैसे सेंड करते हैं। तो इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक फ्रंट एंड डेवलपर को। और इन सबको सीखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आप 1 घंटे भी पोस्टमैन में बैठोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप पोस्टमैन को कैसे यूज़ करते हैं हम। 8th, UI लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका एंगुलर है, रिएक्ट है, नेक्स्ट.js है, Vue.js है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया में 90% से ज़्यादा कंपनी अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए रिएक्ट यूज़ करती है। तो अगर आप रिएक्ट यूज़ करते हो तो आप 90% कंपनी के लिए एलिजिबल हो। प्लस रिएक्ट को सीखना उतना मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी टू लर्न। इसका लर्निंग कर्व बहुत आसान है, आप बहुत ही कम टाइम में रिएक्ट को मास्टर कर सकते हो। उसके अलावा इसका जो दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप रिएक्ट को मास्टर कर लेते हो तो आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, जैसे कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और iOS ऐप डेवलपमेंट भी आसानी से कर सकते हो। आपको वहाँ पर रिएक्ट की जगह रिएक्ट नेटिव यूज़ करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये फ़ायदा मिलता है अगर हम रिएक्ट यूज़ करते हैं तो। 9, SSR, सर्वर साइड रेंडरिंग। अब ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बहुत अच्छे से पता होना चाहिए एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जब आप एक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो तो आप चाहोगे कि आपके एप्लीकेशन का जो वेब पेज है वो गूगल के सर्च रिजल्ट पे शो हो। जब कोई यूज़र सर्च करे तो आपके वेब पेजेस गूगल के सर्च रिजल्ट पे रैंक करे, राइट। और ऐसा तभी होगा जब आपका पेज सर्च इंजन फ्रेंडली होगा, SEO ऑप्टिमाइज्ड होगा, एंड वेब क्रॉलर आपके पेज को सक्सेसफुली क्रॉल कर पाएगा, राइट। तो जब हम रिएक्ट जैसी लाइब्रेरी को यूज़ करके एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो रिएक्ट हमारी लाइब्रेरी को ऐसा CSR बनाता है, क्लाइंट साइड रेंडर एप्लीकेशन बनाता है। अब इसमें होता है क्या है, जब हम अपने रिएक्ट की हेल्प से अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करने के बाद उसको सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया, एंड देन जब ब्राउजर पे हम एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो सर्वर हमें रिस्पॉन्स में एक ब्लैंक HTML देता है विद अ स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट बंडल के साथ। अब इस ब्लैंक HTML में क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है एंड डायनेमिकली आपके ब्राउजर पे लोकली उस पूरे वेब पेज को बिल्ड करता है, एंड देन हमें वेब पेज दिख जाती है, राइट। अब इस केस में क्या होता है कि जब वेब क्रॉलर हमारे एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करता है तो उसको एक ब्लैंक HTML मिलता है, एंड वेब क्रॉलर आपके जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इसलिए वेब क्रॉलर को कभी भी पता नहीं चलता कि आपके HTML में है क्या। उस वजह से आपका वेब पेज कभी भी रेंडर मतलब कभी भी SEO फ्रेंडली नहीं होगा, सर्च इंजन फ्रेंडली नहीं होगा। तो आपके वेब पेज को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाने के लिए हमें उसको सर्वर के थ्रू सर्व कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप खुद का एक सर्वर बिल्ड कर सकते हो एंड अपने रिएक्ट पेजेस को उस सर्वर के थ्रू सर्व कराओगे, तो दैट इज अ सर्वर साइड रेंडर। बट यहाँ पर बहुत सारी हैंडलिंग एंड कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है कि आप एक प्रोडक्शन रेडी फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो जो आपका नेक्स्ट.js एंड रिएक्ट के साथ आसानी से फिट हो जाता है। तो आप बहुत ही आसानी से आप अपने रिएक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट को नेक्स्ट.js प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये है कि बहुत सारी कंपनी आज के डेट में नेक्स्ट.js पर स्विच कर रही है, तो आपको यहाँ पर उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा एंड आप आसानी से नेक्स्ट.js के साथ भी काम कर पाओगे, ठीक है। लास्टली 10th, वेब परफॉर्मेंस। तो एक फ्रंट एंड इंजीनियर के लिए वेब परफॉर्मेंस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन का अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है देन इट्स लाइक यूज़र एक्सपीरियंस खराब होगा। तो परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए मॉनिटर करना पड़ता है हमें, लाइक पेज का लोड टाइम क्या है, पेज का रेंडरिंग टाइम क्या है, इंटरेक्टिविटी टाइम क्या है, ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है यूज़र का, है ना। ये सारी चीज़ को इन्हांस करने के लिए हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका हो गया मिनिफिकेशन, जावास्क्रिप्ट बंडल का मिनिफिकेशन करना, रिस्पॉन्स का कंप्रेशन करना, या फिर पेज का कैशिंग करना ताकि वो फास्ट लोड हो जाए, एसेट ऑप्टिमाइजेशन करना, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना। ये सारी चीज़ करके हम अपने वेब पेज का परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि आपको इंटरेस्टिंग लगी, आप ऐसे और भी वीडियोस चाहते हैं, एंड आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड लक, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ लाइक, थम्स एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।